हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, ईरान के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी पाकिस्तान की 3 दिन की विजिट के बाद ना अपने देश ईरान को जाने के बजाय ये सीधा सीधा चले गए श्रीलंका। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप, ये सीधा सीधा चले गए श्रीलंका। और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया की डेलीगेशन ईरान को विजिट करती है। ये सब देखकर वेस्टर्न मीडिया, यूएसए, यूरोप, इजराइल, साउथ कोरिया, ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो चुके हैं कि एक तरफ ईरान के प्रेसिडेंट फॉरेन कंट्रीज को विजिट कर रहे हैं जो कभी नहीं करते, तो दूसरी तरफ एंटी यूएसए, एंटी वेस्ट कंट्री नॉर्थ कोरिया ईरान को विजिट करती है। और दोस्तों, यहाँ ना आपने एक चीज को गौर किया होगा कि टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। एक तरफ नॉर्थ कोरिया ईरान को आता है, दूसरे तरफ ईरान कभी नहीं फॉरेन कंट्रीज को जाकर विजिट करता है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर बड़ी प्लानिंग हो रही है ईरान की फॉरेन पॉलिसी में, और ईरान के डिफेंस पॉलिसी में भी बहुत ज्यादा हमें अपडेट देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। और इसके पीछे मैं समझता हूँ कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का बहुत बड़ा रोल है जो साइलेंटली इंप्लीमेंट किया जा रहा है। पहले मैं श्रीलंका की बात कर लेता हूँ, फिर नॉर्थ कोरिया पर आऊंगा। आज तक हमको ना ईरान को ऐसा विजिट करता हुआ कभी देखने को नहीं मिला, और ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा है कि वो श्रीलंका और दूसरे एशियन कंट्रीज के साथ अपने ताल्लुकात को और भी ज्यादा मजबूत करने वाले हैं। ये उनका 16 सालों में ना पहला दौरा था श्रीलंका में, यानी कि 16 सालों तक कोई भी ईरान का प्रेसिडेंट या सुप्रीम लीडर श्रीलंका नहीं आया था। इससे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है कि ईरान की फॉरेन पॉलिसी में किसी नए पन्ने की शुरुआत हो सकती है। ईरान के प्रेसिडेंट का 16 साल बाद श्रीलंका का पहला दौरा करना, इसका मतलब है कि दोनों देश आपस में ना डीपर एंगेजमेंट और कॉर्पोरेशन की ख्वाहिश रखते हैं, जो यूएसए को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। ईरान का ये कदम ना सिर्फ दो तरफ रिलेशंस पर असर डाल सकता है, बल्कि रीजन पॉलिटिक्स पर भी गहरा इम्पैक्ट भी डाल सकता है। इब्राहिम रईसी कहते हैं कि ईरान ने श्रीलंका में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, और वो प्रोजेक्ट है हाइड्रो पावर एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट। बेसिकली ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक ईरानियन इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा बनाया गया था। ये काम 2010 में शुरू हुआ था, तो इसका इनॉग्रेशन करने ये पहुंचे श्रीलंका। ये $1 मिलियन का पावर प्लांट है, जो मैं समझता हूँ कि ईरान के हिसाब से ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के टाइम ईरान पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। और ये कहते हैं कि इससे उन्होंने दिखाया है कि टेक्नोलॉजी में वेस्ट का मोनोपोली बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली ये रशिया की जुबान में बात कर रहे थे। अभी आप मुझसे पूछोगे कि पहले इब्राहिम रईसी पाकिस्तान को विजिट करते हैं, वहां पर एग्रीमेंट करते हैं, फिर ये श्रीलंका आते हैं, और इतने में ही खबर आती है कि नॉर्थ कोरिया की डेलीगेशन ईरान को पहुंच चुकी है। फिर मालूम होता है कि इब्राहिम रईसी पावर प्लांट का इनॉग्रेशन करते हैं। आखिर ईरान क्या चक्कर चल रहा है? तो देखिए, ईरान बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है यहाँ पर। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि आखिरी बार अगर किसी ईरानियन प्रेसिडेंट ने श्रीलंका को विजिट किया हो तो वो है महमूद अहमदीनेजाद, जिन्होंने 2008 में श्रीलंका को विजिट किया था। इसके बाद 16 साल तक किसी ईरान के प्रेसिडेंट ने श्रीलंका को मुड़ के भी नहीं देखा। फिर इब्राहिम रईसी 2024 में श्रीलंका में एंट्री करते हैं, और मैं समझता हूँ ईरान अब डिप्लोमेसी का चेस गेम खेलना शुरू कर दिया है। रईसी ने हाइड्रो पावर एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैं अगेन कोट अनकोट रिपीट कर रहा हूँ, वेस्टर्न कंट्रीज ने सबको ये समझाने की कोशिश की है कि नॉलेज और टेक्नोलॉजी सिर्फ उन्हीं देशों की है। उन्होंने इस सोच को कॉलोनियलिज्म और एरोगेंस से जोड़कर बताया है, और कहा है कि अब ईरान दूसरे देशों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करेगा, इंक्लूडिंग 20 कंट्रीज के प्रोजेक्ट के जरिए। यानी कि इनके स्टेटमेंट के हिसाब से ईरान 20 कंट्रीज के साथ प्रोजेक्ट को बनाने की बात कर रहा है। अब वो कौन से कंट्रीज से आने वाले वक्त में पता चलेगा, ये उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, वरना वो कंट्रीज पर भी यूएसए के सैंक्शंस लग सकते हैं। रईसी और श्रीलंका के प्रेसिडेंट विक्रमासिंघे, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन करने वाले हैं, और साथ ही एट दी एंड जो हर कंट्री का जॉइंट स्टेटमेंट निकल कर आता है ना कि उनके बीच में क्या क्या कंक्लूजन हुआ है, जब ये देखने वाली बात होगी। और मुझे देखना है कि गाइस यूएसए श्रीलंका के केस में क्या करेगा, क्योंकि आज के टाइम श्रीलंका पर $83 बिलियन का कर्ज है। अप्रैल 2022 में श्रीलंका में बैंकरप्सी का ऐलान हुआ था। अगर एक तरफ यूएसए श्रीलंका पर सैंक्शंस लगाता है तो इससे चाइना को फायदा होगा, और ईरान तो यही चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ यूएसए ने साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई भी ईरान के साथ ट्रेड करेगा तो उन पर सैंक्शंस लगेंगे। यानी कि यूएसए कुछ करे या ना करे, ये मूवमेंट ईरान और चाइना के फेवर में ही होगा।
अगर मैं नॉर्थ कोरिया की बात करूं तो यूएस और नेटो ने कहा है कि उन्हें टेंशन है नॉर्थ कोरिया, ईरान और रशिया के बीच बढ़ते मिलिट्री रिलेशनशिप की। ऑफकोर्स ये चाइना को भूल गए हैं, खासकर रशिया यूक्रेन वॉर में। 24 अप्रैल को प्योंगयांग के स्टेट न्यूज आउटलेट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेलीगेशन को ईरान भेजा गया था। यहाँ पर इनके नॉर्थ कोरियन मिनिस्टर यूंग जंग हो डेलीगेशन को लीड करते हैं, लेकिन मुझे तो डाउट हो रहा है गाइस, क्योंकि देखो हाई पॉसिबिलिटीज है कि शायद ये कहने को तो दुनिया को दिखाने के लिए नॉर्थ कोरिया के इकोनॉमिक मिनिस्टर है, लेकिन रियलिटी में ये फॉरेन या डिफेंस मिनिस्टर भी हो सकते हैं। मैं ये मेरी तरफ से कह रहा हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत साल से ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे थे, तो किसी को शक ना होने इन्होंने डाल दिया इकोनॉमिक वाला वर्ड। एक साउथ कोरियन न्यूज़पेपर ने पिछले हफ्ते रिपोर्ट किया था जिसमें सियोल के नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि नॉर्थ कोरियन टेक्नोलॉजी ने शायद ईरान की ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस में मदद किया हो। इस ऑपरेशन में ईरान ने सीरिया में अपने कॉन्सुलेट की तबाही पर जवाब में इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल लॉन्च किया था। साउथ कोरियन इंटेलिजेंस ने कहा, हम देख रहे हैं कि नॉर्थ कोरियन टेक्नोलॉजी क्या ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल में शामिल थी, क्योंकि पहले भी नॉर्थ कोरिया और ईरान के मिसाइल कोऑपरेशन के रिलेशनशिप थे, तो इन्हें आइडिया है। नॉर्थ कोरिया डेलीगेशन का ईरान में दौरा होना वाशिंगटन के ईरान के ड्रोन प्रोग्राम पर नए सैंक्शंस लगने के एक हफ्ते के बाद हुआ है। यूरोप यूनियन ने भी इस हफ्ते साफ किया है कि वो ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल प्रोग्राम पर नए सैंक्शंस लगाएंगे। तो दोस्तों हम समझ सकते हैं कि ये नॉर्थ कोरिया का रेस्पॉन्स हो सकता है, और हो ना हो इसमें रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का बहुत बड़ा रोल है। ईरान और नॉर्थ कोरिया को एक साथ बिठाकर मिसाइल प्रोग्राम को बनाने में और प्रमोट भी करने में, क्योंकि एट दी एंड रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और बहुत हद तक चाइना, ये लोग को आपस में एक दूसरे की जरूरत है। ये पूरे देश एंटी यूएसए, एंटी वेस्ट है, और रशिया का इन्वॉल्वमेंट अल्टीमेटली है ही। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रशिया को ईरान और नॉर्थ कोरिया की मिसाइल की जरूरत है यूक्रेन में, और ये बात अभी के लिए कॉन्फिडेंशियल रखी गई है कि नॉर्थ कोरिया और ईरान के बीच क्या बातचीत हुई है, लेकिन हमको जल्द पता चलेगा आने वाले वक्त में। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। वीडियो अच्छी दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।